इससे हमें बोला है कि किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपये का कोष है जिसे दो भिन्न भिन्न प्रकार के बांडों में निवेशित करना है और प्रथम बांड पर 5% वार्षिक तथा द्वितीय बांड पर 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। आरबीआई गुणन के प्रयोग द्वारा यह निर्धारित कीजिए कि 30,000 रुपये के कोष को दो प्रकार के बांडों में निवेश करने के लिए किस प्रकार बांटें जिससे व्यापार संघ को प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज। इसमें दो ऑप्शन दिया है, यदि 1800 हो और दूसरा 2,000 रुपया हो। तो देखिए इसको कैसे लगाना है। आप लोगों को इस मोबाइल की स्क्रीन पर इस क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, उसको आप ध्यान से पढ़ सकते हैं। देखते हैं 30,000 रुपये का कोष है। इसको मैं पहले बेसिक रूप से समझाता हूँ तब समझिए। 30,000 रुपये का कोष है, इस कोष को दो निवेश में बांट करना है। ध्यान दीजिएगा, 30,000 रुपये को 2 रुपये में निवेश करना है। अगर हम पहले वाले को x रुपया माने और दूसरे को 30,000 माइनस x रुपया माने तो आप समझ सकते हैं कि अगर 30,000 रुपये ले करके दो निवेश के रूप में हमें दो बांडों में निवेश करना है, ठीक। अगर पहले बांड पर x रुपये का निवेश किया जाए और दूसरे बांड पर 30,000 माइनस x, यानी कि इसमें से अगर x रुपये का निवेश हम प्रथम बांड पर लेते हैं तो जो बचेगा वो इस 30,000 में से x घट करके दूसरे बांड पर निवेश होगा, ठीक है। और साथ में प्रथम बांड पर 5% वार्षिक और दूसरे पर 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। इसका अर्थ है कि जो दोनों हमें बांडों पर निवेश लगाया है इन दोनों पर कुछ प्रतिशत ब्याज लगाया गया है, ठीक। तो इसी विधि को हमें आरबीआई गुणन के नियम से हल करना है, जबकि पहली स्थिति में उसमें कहा गया है कि यदि व्यापार संघ को प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज 1,800 रुपया हो, उसको 1,800 रुपये का ब्याज प्राप्त करने के लिए वो दोनों बांडों पर कितने रुपए का निवेश करना चाहेगा या निवेश करेगा, ये हमें प्राप्त करना है। तो बहुत ही आसान है और इसको ध्यान से समझेंगे कैसे लगाएंगे। सबसे पहला काम आप ये देखिए कि जब दो बांडों पर x रुपया और 30,000 माइनस x रुपये का निवेश किया जा रहा है और पहले वाले पर 5% वार्षिक ब्याज लग रहा है और दूसरे पर 7% वार्षिक ब्याज, तो 5% वार्षिक ब्याज का मतलब x का 5% वार्षिक ब्याज ऐसे लिखा जाता है और दूसरे पर 7% वार्षिक ब्याज का मतलब 30,000 माइनस x इंटू 7% का वार्षिक ब्याज, यानी कि हम दोनों में उस प्रतिशत ब्याज का गुणा कर रहे हैं। इसका अर्थ है कि इन्हीं विधियों को हम आरबीआई गुणन के नियम से भी गुणनफल के नियम में हल कर सकते हैं। इसका अर्थ है कि यदि पहली स्थिति में तो हमने मान लिया यहाँ पर, तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा क्योंकि माना प्रथम बांड पर x रुपया का तथा द्वितीय बांड पर 30,000 माइनस x रुपये का निवेश करता है। अब प्रश्न के आधार पर इन दोनों बांडों के निवेश पर जो प्रतिशत ब्याज लग रहा है वो दिया है पहले पर 5%, यानी कि इस पर हमें 5% का ब्याज लगा रहा है और इस पर 7% का ब्याज लग रहा है। इसका अर्थ है कि यदि हम इसको आरबीआई गुणन के रूप में लिखना चाहें तो हम ये समझ सकते हैं कि पहले वाले को हमें एक आरबीआई में डाल दें और इस पर जो लगने वाला प्रतिशत का ब्याज है उसको दूसरे आरबीआई में डाल दें और दोनों का गुणनफल जो भी होगा वो इस 1,800 रुपये के बराबर, यानी इतने रुपए का उसको लाभ प्राप्त हो, ये हमें निकालना है। अर्थात इस पर जो भी निवेश इस प्रतिशत के आधार पर निकलेगा वो 1,800 रुपये के वार्षिक ब्याज होने चाहिए, ये हमें बताना है। तो इसका अर्थ है कि हम प्रश्न के आधार पर समझ गए हैं तो ऐसे लिख सकते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या कहा जाए, x पर 5%, तो हम इसको ऐसे लिख दें पहले
इसको आप एक पंक्ति या एक स्तंभ में लिख सकते हैं, क्योंकि हमें आव्यूह गुणनफल लगाना है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जब भी आप इन दोनों को लेकर के आव्यूह गुणन के रूप में लिखते हैं, तो हमने बताया था कि दो आव्यूहों का गुणन कब हो सकता है, जब पहले आव्यूह का स्तंभ और दूसरे आव्यूह की पंक्ति की संख्या बराबर हो, तब उन दोनों का आपस में गुणनफल हो सकता है। तो इसको सावधानी में रखते हुए आपको यहाँ पर क्रम लगाना है। तो पहला स्थिति x यहाँ लिख दिए और दूसरे को इधर हमने एक पंक्ति के रूप में लिख दिया, तो वो है 30,000 माइनस x। इसको एक पंक्ति के आव्यूह में लिख दिया यहाँ से, और दूसरा इसी के साथ जिस पर हमें 5% और 7% का वार्षिक ब्याज लग रहा है, तो यहाँ इसको हमने ऐसे लिख दिया। 5% का मतलब 5/100 या 5% लिख सकते हैं, और दूसरे पर जो कि इस पर 7% का ब्याज लगता है, यानी कि 7/100। और ये दोनों कितने का वार्षिक ब्याज प्राप्त होना चाहिए? पहली स्थिति में 1800 रुपये का वार्षिक ब्याज प्राप्त करना है। तो ये दोनों का जो गुणन होकर आएगा वो 1800 के बराबर होना चाहिए प्रश्न के आधार पर। ठीक है, इतना समझ में आया? ठीक, अब इसको हल करके आपको वैल्यू निकालनी है x का मान। अगर इस x का मान निकल गया तो जो x का मान आएगा उसको इस 30,000 में से घटा देंगे तो दूसरे वाले बाण पर निवेश निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए हल करते हैं। x का 5/100 में गुणा, आप जानते हैं कितना होगा, इसको डिवाइड कर देंगे तो कुछ प्राप्त होगा, 5 से 100 डिवाइड होगा, या x का इसमें गुणा कीजिए और बाद में डिवाइड कीजिए। तो x का इस पहले स्तंभ यानी कि पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में, ठीक है, ऐसे करना है। और ध्यान रखिएगा कि इसकी कोटि है 1 × 2 और इसकी कोटि है 2 × 1। तो आपको बताए थे कि जब भी ये किनारे यानी अंदर वाले की ये दोनों संख्याएं बराबर रहती हैं, तभी इन दोनों आव्यूहों का गुणा होता है। और जब ये गुणा हो जाते हैं तो वह इन किनारे वाले जो भी अंक दिखाई दे रहे हैं, यानी कि इस पहले आव्यूह में पंक्ति की संख्या, दूसरे आव्यूह में स्तंभ की संख्या, इनकी गुणनफल के बराबर उसकी कोटि बनती है। तो इसका मतलब कि हमें 1 × 1 कोटि का यहाँ प्राप्त करना है गुणनफल। तो ध्यान में रखते हुए यहाँ पहली ही केवल पंक्ति में लिखा जाएगा और पहले स्तंभ के रूप में लिखा जाएगा। ठीक है, समझ में आया? मतलब x का इसमें गुणा 5x/100, फिर प्लस लगाएंगे। अब 30,000 माइनस x में इतने का गुणा, तो आप जानते ही हैं ऐसे लिखा जाएगा 30,000 माइनस x गुणे 7/100, यानी कि 7 में ऐसे लिखेंगे पूरा 100। और ये पूरा एक पंक्ति और एक स्तंभ भी है। ठीक है, बराबर ये 1800 के बराबर रहेगा। ऐसे इसको ऐसे लिखा जा सकता है, समझने के लिए आप ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ ऐसे इसको बंद किए रहेंगे क्योंकि ये 1 × 1 कोटि का आव्यूह है, दोनों तरफ से प्राप्त हो गया। अब इसको हल कर लीजिए 100 का इसमें जोड़ करके, तो ये आएगा 5x प्लस 30,000 माइनस x इंटू 7 पूरी के बटे में 100, इसका 100 बराबर 1800। अब इस 7 का इसमें गुणा करना है, तो ये आएगा 5x प्लस 21 और ये इस पर 4 0 माइनस 7 का x में गुणा 7x, ठीक है, बटे में 100 बराबर 1800। ये ऐसे आव्यूह में बंद रहेगा। अब आव्यूह को हटा देना है क्योंकि दोनों तरफ की कोटियाँ बराबर हैं। तो अब मैं इसको यहाँ हल करता हूँ, ये समझ गए होंगे। अब देखिए 5x में से 7 घटा दीजिए, तो ये में प्राप्त होगा 2x माइनस 2x और प्लस में 21 और 4 0, ठीक है, बटे में 100 बराबर 1800। इसका इसमें गुणा कर देते हैं, तो माइनस 2x प्लस, इसको अभी बंद के रहेंगे, प्लस, अच्छा यहाँ पे इसको हटा देना है। ये आव्यूह दोनों तरफ की कोटियाँ बराबर हैं, इनको हटाया जा सकता है।
100 का इसमें तिर्यक गुणा किया तो ये बन जाएगा 21 और 8 40 बराबर। अब ये की इसको इधर लाया -2x बराबर 1,80,000 माइनस हो जाएगा, घटाने पर देखिए क्या प्राप्त होता है -2x बराबर 40 बराबर है 18 में से 21 घटाना है तो ये हो जाएगा 3, यानी कि माइनस में 3 और इस पर 4 लगेगा। ठीक है, माइनस से माइनस कट गया, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा x बराबर पूरा ऐसे डिवाइड किया तो ये आएगा 1500। ठीक है, 2 से इसको डिवाइड करके देख सकते हैं, 2 1 कम 2 2 25 10 और ये 3 0 लगाए 15,000 आएगा। ठीक है, तो ये x का जो मान आया है उस x को हमने माना था प्रथम बांड पर x रुपये का निवेश, यानी कि प्रथम बांड पर 15,000 रुपये का निवेश किया जा रहा है। तो अब आप बता सकते हैं कि द्वितीय बांड पर कितना होगा, तो इसलिए द्वितीय बांड पर निवेश वो होगा, द्वितीय बांड को हमने माना था 30,000, यहाँ पर लिखना है 30,000 माइनस x। ठीक है, अब 30,000 में से x का मतलब 15,000 हटाना है, 30,000 माइनस 15,000 ये आएगा 15,000, यानी कि दोनों बांडों पर 15,000 रुपये का निवेश किया जाएगा तो हमें वार्षिक ब्याज 1,800 रुपया प्राप्त होगा। ये इसका अर्थ है और ये इसका आंसर है। ये रहा द्वितीय बांड का और ये रहा प्रथम बांड पर निवेश। बिल्कुल आसान सवाल है। ठीक है, समझ आया? तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 19 का जो दूसरा बी वाला सवाल है उसको भी हल कर सकते हैं। बस आपको करना क्या है, जो हमने यहाँ पर 1,800 रुपया लेकर के रखा है मान, वहाँ पर आप रख देंगे 2,000 रुपया और ऐसे हल करते करते यहाँ 2,000 रहेगा। ठीक, तो इसमें गुणा कर देंगे तो इसमें और बढ़ जाएगा, अब मतलब कि 2 लाख हो जाएगा और उसमें से इस वाले को इधर ला करके घटा देंगे। ठीक है, हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 20 पर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। आपको मोबाइल की स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 20 दिखाई दे रहा होगा। तो देखते हैं, इसमें लिखा है किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान तथा 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं। मतलब कि ये दर्जन के हिसाब से दिया है, तो हम जानते हैं 1 दर्जन में 12 वस्तुएं होती हैं, तो इस तरह से 10 दर्जन में 10 गुना हो जाएगा। ठीक, और साथ में इनका क्रम से मूल्य दिया है, विक्रय मूल्य यानी बिक्री का मूल्य दिया है। पहले का 80 रुपया, दूसरे का 60 रुपया और तीसरे का 40 रुपया प्रति पुस्तक है। ध्यान रखिएगा, ये प्रति पुस्तक है। जबकि इसमें 10 दर्जन रसायन विज्ञान है, तो 10 दर्जन रसायन विज्ञान का प्रति पुस्तक के आधार पर 80 रुपया है, तो कुल कितनी हो जाएगा उसका तो गुणा करना पड़ेगा, अधिक हो जाएगा। तो ठीक है, अधिक के लिए गुणा करते हैं। और साथ में यहाँ आप भी बीजगणित के प्रयोग द्वारा ज्ञात कीजिए कि सभी पुस्तकों को बेचने से दुकान को कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी। ठीक है, बिल्कुल सरल है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसमें मान लेंगे कि एक आप भी ए बी मानना है आपको। ठीक है, जो पुस्तकों की संख्या दिया है रसायन विज्ञान के, भौतिक विज्ञान के और अर्थशास्त्र के, इनकी संख्याओं को एक ए आप भी में मान लीजिए और इनके मूल्यों को दूसरी किसी आबी में मान करके लिख लेंगे। ये प्रति है, तो प्रति पुस्तक का मतलब उसमें हमें उतनी का गुणा करना पड़ेगा जिससे ये प्रति पुस्तक के आधार पर उसका मान ज्ञात हो जाए। ठीक, देखिए ध्यान से, हमें पुस्तकों की संख्या पूरी फिक्स लेनी है, ये दर्जन में दिया है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, मान लेंगे। ऐसे पहले लिख देता हूँ मैं, 10 दर्जन रसायन विज्ञान है, मतलब कि रसायन विज्ञान, क्योंकि रसायन विज्ञान
पुस्तक की कुल संख्या बराबर 10 दर्जन रसायन विज्ञान है। इसका अर्थ है कि 10 गुणा 12 लिखेंगे, क्योंकि एक दर्जन में 12 वस्तु तो 10 दर्जन में 10 गुना। ठीक है, अधिक के लिए गुणा करते हैं, ये आएगा 120 पुस्तक। ठीक, दूसरा चीज इसी प्रकार से आप लिख सकते हैं 8 दर्जन भौतिक विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान पुस्तक की कुल संख्या बराबर, भौतिक विज्ञान में इसमें 8 दर्जन दिया है, तो 8 में 12 का गुणा कर देंगे तो 12 बटे 12 मतलब 8 दर्जन है। ठीक है, भौतिक विज्ञान का तो हाँ ठीक है, 12 में 8 का गुणा कर दीजिए, 12 बटे 96। ठीक है, 96 पुस्तक। तीसरा है अर्थशास्त्र की पुस्तकें। अर्थशास्त्र पुस्तक की कुल संख्या, पुस्तक की कुल संख्या बराबर, अर्थशास्त्र का कितना दर्जन है, 8 दर्जन नहीं 10 दर्जन, तो 10 गुणा 12 बराबर 120 पुस्तक। अब इन सभी पुस्तकों की संख्या को हमने मान लिया एक ए आव्यूह से संबंधित, यानी माना ए बराबर जो पुस्तकों की संख्या है उसको ए आव्यूह में डाल दिया। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ भी हमें गुणन आव्यूह के गुणन नियम का प्रयोग करना है, तो इनमें भी हमें उन कोटियों पर ध्यान देना है जिसके आधार पर हम दोनों आव्यूहों को आपस में गुणा करते हैं। तो हमने मान लिया ए बराबर इन पुस्तकों की संख्या को ए वाले आव्यूह में डाल देते हैं, तो उसको हमने ऐसे लिख दिया एक पंक्ति के रूप में। तो ए बराबर जो हम लिख रहे हैं वो पंक्ति के रूप में पहला वाला 120, फिर 96 और 120, तो 120, 96 और यहाँ पर 120। और दूसरी चीज, इन तीनों पुस्तकों का क्रम से प्रति पुस्तक का दाम है, तो हमें कुल पुस्तक का निकालना है, तो क्या करेंगे प्रति पुस्तक का, तो यहाँ लिख देते हैं पुस्तकों का प्रति पुस्तकों का दाम, बी बराबर मान लिया, वो बी बराबर इसमें क्रम से लिखा गया है 80, 60 और 40 प्रति पुस्तक। तो इसको ऐसे मानना है ना, 80, 60 और 40 पुस्तक। ठीक है, पहले वाले में हमने क्या माना, पुस्तकों की संख्या, और दूसरे वाले में पुस्तकों का दाम हमने बी आव्यूह के रूप में माना। अब इन दोनों का गुणनफल ही क्या निकलेगा, कुल धनराशि निकलेगी, यानी उस दुकानदार बेचने पर कुल धनराशि निकलेगी। तो प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार ए इंटू बी, यानी ऐसे यहाँ लिखेंगे कुल धनराशि, बेचने से दुकान को कुल धनराशि, दुकानदार को हाँ पुस्तकों को बेचने से प्राप्त कुल
धनराशि जो कुल धनराशि होगी वो ए और बी के गुणनफल के बराबर, अर्थात ए इंटू बी, ए बी। ठीक है, अब ए और बी का मान रख करके हमें इनको क्या कर देना है, गुणा कर देना है। ए का मान है 120, 96, फिर 120। ये एक पंक्ति आव्यूह है और दूसरा स्तंभ आव्यूह के रूप में है। 80, 60, 40, 80, 60, 40। अब इनका आपस में गुणा करना है तो आव्यूह गुणन का नियम प्रयोग करेंगे। तो देखते हैं 120 का मतलब ऐसे, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, ठीक है, और जो आव्यूह मिलेगा वो 1 गुणे 1 कोटि का मिलेगा, जो वही उत्तर आएगा। 120 का 80 में 12 वाटे 96 होता है, और ये जीरो 2 जीरो लगा दीजिए, फिर लगाएंगे प्लस 96 का 6 में गुणा, 6 6 का 36 और 6 9 54 और 3 जोड़ दीजिए 56 57, ठीक है। 6 6 का 36, 6 9 54, 55 56 और 57, और इसका 1 जीरो लगाइए, प्लस 12 का 4 में गुणा, 12 चौको 48 और इस दो जीरो लगा दीजिए, ठीक है। अब देखते हैं कितना आता है। 2 जीरो 1 जीरो 2 जीरो, मतलब पहले 1 जीरो लिखा, जीरो के नीचे 6 आएगा, 6 लिख दिया, 6 के नीचे 7 आएगा और ये 8 आएगा, 8 7 15 और 15 और 6 21, हासिल 2, और 4 को 5 में जोड़ दो, 9 9 18 और 2 18 20। ऐसे इतने रुपए का धनराशि प्राप्त होगा जब पूरी पुस्तक को प्रति पुस्तक 80 40 के आधार पर बेचा जाएगा। तो देखते हैं ये आंसर आया कि नहीं, आंसर चेक कर लीजिए, देख लेते हैं। 3.2 प्रश्नावली है, क्वेश्चन नंबर है 20,160 रुपया, बिल्कुल करेक्ट ही आंसर है, नोट कर लीजिए। अब इसके बाद बहुविकल्पी प्रश्न है, उसको भी देख लेते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। आपको मोबाइल की स्क्रीन पर ये प्रश्न दिखाई दे रहा होगा नीचे की तरफ। इसमें लिखा है, मान लीजिए कि x y z w तथा p क्रमशः इन कोटियों के ये आव्यूह दिए गए हैं, ठीक है। x y z w और p इनकी नीचे कोटियाँ दी गई हैं, और इसके आधार पर हमें नीचे 22 और 21 22 क्वेश्चनों का आंसर देना है। तो 21 क्वेश्चन में लिखा है कि पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई के परिभाषित होने के लिए एन के पी पर प्रतिबंध क्या होना चाहिए, ये हमें बताना है। तो चलिए ध्यान समझते हैं और इसको कैसे समझेंगे। बस ये बहुविकल्पी प्रश्न है जिसको झट से बताना पड़ता है, फिर भी आपको समझना जरूरी है। हम पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे, इसको कैसे समझ सकें कि इस एन के पी का क्या मान हो जिसके कारण से ये परिभाषित हो, यानी इन दोनों का गुणनफल करके इनको जोड़ा जा सके। तो सबसे पहले आपको हमने बताया था कि किसी भी दो आव्यूह में गुणनफल तभी होता है जब इस पहले आव्यूह का स्तंभ और दूसरे आव्यूह की पंक्ति की संख्या बराबर हो, ठीक है। इसका अर्थ यहाँ ऐसे समझिए, इसमें पी वाई लिखा है, पी वाई, तो पी का वाई में गुणा तब होगा जब पी की कोटि में स्तंभ की संख्या, यहाँ देख रहे हैं, इसको मैं लिख कर दिखाता हूँ, पी गुणा के है, रात में जो वाई है इस वाई की कोटि में, यानी कि वाई की कोटि में इसकी संख्या, यानी कि इस पी वाले आव्यूह में स्तंभ की संख्या और वाई की कोटि में पंक्ति की संख्या बराबर हो। तो इससे हमें ये पता चल गया कि जब इन दोनों के कोटियों में ये बीच वाली संख्याएं बराबर होती हैं तभी इनका गुणा होता है। तो हमें एक बात पता चला कि इस के का मान किसके बराबर होना चाहिए, 3 के।
ठीक, तो के की वैल्यू हमें 3 के रूप में पता चल गया, पहली चीज़। दूसरा, इसी के आधार पर इस डब्ल्यू वाई को देखते हैं। जिससे आप जानते हैं डब्ल्यू वाई का गुणा तब हो सकता है जब दोनों की कोटियों में इसी प्रकार से अंदर वाले दोनों संख्याएं बराबर हों। मतलब कि डब्ल्यू वाले आव्यूह में स्तंभ की संख्या और वाई वाले आव्यूह की कोटि में पंक्ति की संख्या बराबर हो। तो डब्ल्यू की कोटि है n गुणा 3 और y की कोटि है 3 गुणा k। ठीक, अब आप समझिए कि ये दोनों तो बराबर है, अर्थात ये डब्ल्यू वाई परिभाषित है, गुणनफल होने के लिए परिभाषित है। जैसे यहाँ पर पी वाई वाला था, परिभाषित कब होगा, जब के का मान 3 के बराबर हो। तो हमें के का प्रतिबंध बताना था कि के क्या होना चाहिए, तो के का जवाब हमें मिल गया कि के का मान 3 होना चाहिए। अब यहाँ पर ये दोनों तो बराबर दिखाई दे रहा है, अब हमें ये पता करना है कि n और p के लिए क्या प्रतिबंध होना चाहिए। तो आप ध्यान समझिए, n और p के प्रतिबंध के लिए इन दोनों में ध्यान से देखिए। अब अगर p का y में गुणा होना है तो हमें k बराबर 3 चाहिए। p और k कुछ भी हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं है, ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो k की वैल्यू 3 प्राप्त हो गई। w का y में गुणा होना है तो दोनों ये बराबर होने चाहिए, तो ये अब पहले से ही बराबर है। अब दूसरी चीज़, जब ये गुणा होकर आ जाएंगे तो गुणा होने के बाद किस कोटि का मिलेगा, n गुणा k मिलेगा ना, n गुणा k। दूसरा, ये जब गुणनफल होकर आ जाएगा तब किस कोटि का मिलेगा, ये मिलेगा हमें ये वाला, ये हमें मिलेगा p गुणा k के बराबर मिलेगा। ठीक, इतनी बात समझ में आ गया। अब ध्यान समझिए, इसका गुणनफल में जो कोटि है p गुणा k और इसके गुणनफल में जो कोटि है वो n गुणा k है। अब इन दोनों का आपस में हम जोड़ना चाहते हैं, तो आपको पता है कि दो आव्यूहों को तभी जोड़ा जा सकता है यदि हम a और b को जोड़ना चाहते हैं, तो दोनों की कोटियाँ क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। इसका मतलब है कि जब हम पी वाई में डब्ल्यू वाई को जोड़ना चाहते हैं तो इनकी कोटियाँ बराबर होनी चाहिए, यानी कि इसमें जितने स्तंभ हों उतना ही इसमें भी स्तंभों की संख्या हो, इसमें जितनी पंक्ति हो उतना इसमें भी पंक्ति संख्या हो। मतलब p पंक्ति को दर्शाता है तो ये n भी पंक्ति को दर्शाता है। तो क्या p और n बराबर है, नहीं ना, मतलब होना चाहिए। अगर इनको आपस में जुड़ना है तो इसका अर्थ है कि p का मान n के बराबर होना पड़ेगा, तभी हम इन दोनों को आपस में जोड़ सकते हैं। और साथ में यह k किसके बराबर होना चाहिए, इसके के, तो ये k के बराबर k तो है ही है। तो हमें यही तो प्रतिबंध पता करना था कि जब p का मान n के बराबर रहेगा तभी इन दोनों का योगफल होगा, और इन दोनों का गुणा और इन दोनों का गुणा तब होगा जब 3 के बराबर 3 हो और k के बराबर 3 हो। तो k के बराबर 3 हमें एक मान मिला कि k का मान 3 होना चाहिए, और n और p में क्या प्रतिबंध होना चाहिए, p बराबर n होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल आसान है। इसका मतलब कि हमें ये प्राप्त हुआ कि n, इसलिए n कामा k कामा p में प्रतिबंध क्या होना चाहिए बच्चों, n बराबर p होना चाहिए और दूसरा k बराबर 3 होना चाहिए। ये हमें आंसर मिला। तो इस प्रकार से इसमें विकल्प के रूप में दिया है। पहला विकल्प हमको लगता है सही है, k बराबर 3 और p बराबर n लिखा है, मतलब इसका वही मतलब है कि n बराबर p बोलिए या p बराबर n बोलिए। इस तरह से ये पहला विकल्प सही हुआ। ठीक है, इसी प्रकार से इसमें लिखा है यदि n बराबर p तो आव्यूह 7x - 5z की कोटि है। ये भी बिल्कुल सरल से समझ सकते हैं, तो इसको एक बार नोट कीजिए तो मैं याद आता हूँ। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में हमें कैसे समझेंगे कि इसकी कोटि क्या होगी। इसमें लिखा है n बराबर p तो आव्यूह 7x -
5z की कोटि क्या होगी, ये हमें पूछ रहा है, यानी क्या है। यहाँ विकल्प दिया है p गुणा 2 a लिखा है। दूसरा विकल्प है 2 गुणा n, c का मान है n गुणा 3, और d वाला विकल्प है p गुणा n। अब ध्यान समझिए बच्चों, यहाँ पे एक कुछ शर्त के आधार पर कुछ मान दिया है कि n बराबर p है, तो 7x माइनस 5z की कोटि क्या होगी। तो सबसे पहले देखिए, ये पहले वाले क्वेश्चन के आधार पर ही है, इसको मैं भी लिख देता हूँ। यहाँ x की कोटि कितनी थी, x की कोटि थी 2 गुणा n, और y की कोटि थी 3 गुणा k, y के बाद z की कोटि थी 2 गुणा p, एक्स वाई जेड डब्ल्यू की कोटि दिया था n गुणा 3, और p की कोटि दिया था p गुणा k। इस आधार पर हमें बताना है कि इसको परिभाषित होने के लिए पूरे की कोटि क्या होगी, यानी कि ये पूरा जब हल होकर आ जाएगा तो उसकी कोटि क्या प्राप्त होगी। तो आपको पता है कि इस 7 से x में गुणा करने का कोई फर्क नहीं है, 5 का z में गुणा करने का कोई फर्क नहीं, बस गुणनफल में सभी अवयव में गुणा हो जाता है। अब हमें ये देखना है कि इस पूरे 7x की जो वैल्यू आएगी आव्यूह के रूप में, उसमें से 5z वाले आव्यूह को तभी घटाया जा सकता है जब दोनों की कोटियाँ बराबर हों। इसका अर्थ है कि जो इस पूरे 7x की कोटि होगी, उस कोटि में जितने स्तंभ जितने पंक्तियाँ होंगी, उतना ही इस 5z की आव्यूह की कोटि में भी उतनी ही पंक्तियाँ और उतने ही स्तंभ होने चाहिए। इसका अर्थ है कि इसको हल करके देखते हैं। देखिए, और यहाँ पर कुछ बात दिया गया, अगर n का मान p है, n का मान p मतलब n बराबर p है, तो पांडे हमने 21 वाले क्वेश्चन में निकाला था। अब यहाँ देखते हैं, देखिए 7x का मतलब क्या है। 7x का मतलब आप x ही समझिए, 7 का मतलब 7 गुना हो जाएगा, 7 गुना नहीं मतलब सभी अवयव में 7 का गुणा हो जाएगा। तो 7x की जो भी कोटि आएगी, हम समझते हैं कि x की जो कोटि है 2 गुणा n, इसके आधार पर इसलिए के बराबर ही 5z, यानी 5z का मतलब z की कोटि की देखना है, 2 गुणा p। आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर अगर 2 पंक्ति है, इसमें भी 2 पंक्ति फिक्स दिया है, और साथ में n का मान किसके बराबर दिया है, p, मतलब कि n बराबर p है, तो हम कह सकते हैं कि इस n का मान p होगा। ठीक है, तभी तो इन दोनों का आपस में क्या होगा, व्यवकलन होगा। ठीक, तो इस तरह से इसमें विकल्प नंबर क्या दे रखा है ये देखते हैं। इसमें हमें पता करना है कि जब p गुणा 2 यहाँ पर देखते हैं, तो क्या हमको ये जब व्यवकलन हो जाएगा तो किस कोटि का मिलेगा। मतलब आप समझ सकते हैं, अगर n को हम p मान करके लिख दें तो मतलब ये या तो 2 गुणे p होगा या 2 गुणा n होगा, इनमें से कोई भी हो सकता है। इसे कौन सा विकल्प सही आ रहा है, 2 गुणे p या 2 गुणे n। ये तो होगा नहीं, ये पहला का अंतिम 2 गुणे n संभव है, ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें 3 तो है ही नहीं है, और साथ में p गुणा n तो होगा ही नहीं होगा। ठीक है, तो हमको लगता है कि ये दूसरा वाला विकल्प सही है। तो चेक कर लेते हैं 22 नंबर क्वेश्चन का। ये विकल्प दिया है 22 प्रश्न का विकल्प नंबर बी को सही है। ठीक है, ये वाला विकल्प सही है। ठीक है, बिल्कुल आसान है, यहाँ से इसको समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से ये प्रश्नावली यहीं समाप्त होती है, और अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे आव्यूह का परिवर्त। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज ये पूरी बेसिक कंसेप्ट समझ में आया होगा। मैं आपको फिर से कहना चाहता हूँ कि जो भी आप वीडियो देख रहे हैं उसको आप प्लेलिस्ट में जा कर के देखें, जिससे आपको पूरी अच्छे से कंसेप्ट समझ में आए। ठीक है, क्योंकि आप जब तक एक वीडियो को देखने के बाद दूसरा वीडियो नहीं देखेंगे, इससे आपको बेसिक कंसेप्ट समझ में नहीं आने वाला है। क्योंकि आप पहले वीडियो देख लिए, फिर आप चले गए 6वीं 7वीं वीडियो पर, इससे आपको बीच में अधूरा ही ज्ञान रह जाएगा और वो समझ में नहीं आएगा अच्छी तरह से। इसलिए आपको उसको क्रम से देखना है, क्रम से देखिए जिससे आपको पूरी कंसेप्ट समझ में आएगा। ठीक है,
तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।